सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई हुई है। आज हमारा 26वां दिन है और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है बच्चों, है ना। और आपको संज्ञा पे, है ना, और अभी वर्णों पे मैंने 2 क्लासेस आपके सेपरेट कर दी हैं, है ना। संज्ञा पे पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। वर्णों के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके का आपका कॉन्टिनेंट में जो आपकी राजधानियाँ आती हैं ना, आपके महाद्वीपों, 7 महाद्वीप हैं तो उनकी देश और राजधानियों से संबंधित भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है ना। तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है, बोलता है कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है बच्चों? इसका हो जाएगा जवान, पुलिस, सेना या घोद। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा जवान। यदि बच्चों हम जवान की बात करें तो ये क्या है? ये आपका जातिवाचक है ना। जवान आपका जातिवाचक है। और पुलिस और सेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके पूछे जाते हैं। ये किस में आते हैं? आपके समूहवाचक में, है ना। और यदि बच्चों घोद की बात करें, घोद, तो घोद क्या होता है? ये होता है फलों का समूह। जिस डाली पे आपने देखा होगा कि फल बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, समूहों में फल लगते हैं, तो उसी को ही, है ना, फलों के समूह को ही क्या बोलते हैं? घोद बोलते हैं ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है ना। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपको देखना है रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। गुलाब तो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा जातिवाचक। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ भी जिस भी चीज़ के प्रकार बन रहे हैं बच्चों, है ना, जिस भी चीज़ के प्रकार बन रहे हैं, जिस भी चीज़ की चाहे वो रंग के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर भेद जहाँ भी हो रहे हैं, तो क्या है? वो जातियों में आ जाएगा, है ना। और यहाँ देखो, गुलाब एक प्रकार का तो होता नहीं है ना, गुलाब के बहुत प्रकार होते हैं। तो यहाँ ये नहीं बोला है कि कौन सा वाला गुलाब, है ना, ठीक है। सफ़ेद गुलाब होता है और जो अमूमन सब जगह देखने को मिलता है वो गुलाब, है ना। और भी इसके प्रकार होते होंगे, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलता है वह उसे खाना खिलाएगा। रेखांकित शब्द सर्वनाम है। वह उसे खाना खिलाएगा, तो जो रेखांकित है ना, ये आपका रेखांकित शब्द, ये उसे के बारे में पूछा है ना। क्या है ये? अन्य पुरुष कर्म कारक बहुवचन है, या निश्चयवाचक कर्म कारक एक वचन है, या अन्य पुरुष कर्म कारक एक वचन है, या निश्चयवाचक कर्म कारक बहुवचन है। तो यहाँ क्या है बच्चों? उसे। तो उसे क्या है? पहले तो हमें देखेंगे कि अन्य पुरुष है ना, उसे अन्य पुरुष है ना। और क्या है? कर्म, है ना, कर्म कारक है, बिल्कुल है ना, ये कर्म कारक है। फिर बोलता है बहुवचन। देखो, उसे बहुवचन तो नहीं है, है ना। क्या है? अन्य पुरुष कर्म कारक एक वचन है ना, उसे। अगर बहुवचन होता तो उन्हें होता, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, और पूछे जाते हैं, है ना। जो वर्तमान का पैटर्न है उसके आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। बोलता है यह लड़का बहुत होशियार है। वाक्य में विशेषण है ना। तो बोलता है यह लड़का बहुत होशियार है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाण है, सार्वनामिक विशेषण है, या संख्या वाचक विशेषण। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि यहाँ देखो, है ना, यहाँ क्या है? यह लड़का बहुत होशियार है। तो यहाँ बच्चों बात हो रही है सार्वनामिक, है ना। ये जो यह है, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा के लिए किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है ना। और ये संज्ञा के दायरे को सीमित करने का काम कर रहा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं? वो संज्ञा के बाद, संज्ञा के पहले जुड़कर संज्ञा के दायरे को सीमित करते हैं, और संज्ञा के पहले जुड़कर संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, पर्टिकुलर उस विशेषता को बताने का काम करते हैं। कि बोलता है यह लड़का बहुत होशियार है। सपोज करो आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि वो राहुल है, मोहित है, जो भी है ना। तो वो क्या है? उस पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है कि यह लड़का बहुत होशियार है। तो क्या है? विशेषता क्या है? कि वही लड़का है ना, पर्टिकुलर उसी लड़के की बात हो रही है। तो क्या है? उस ये संज्ञा से पहले जुड़कर, है ना, उसके दायरे को सीमित कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है संज्ञा की, है ना। और यदि बच्चों यहाँ लड़के की जगह होता यह, है ना, यह दिया होता। बोलता है कि जब आपका सर्वनाम संज्ञा से पहले जुड़कर, है ना, संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। और यदि संज्ञा के स्थान पर इसका उपयोग होता है तो क्या है? फिर वो आपका सर्वनाम है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? ये संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले क्या है?
आपका सर्वनाम है तो क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है ना। ठीक है, अगर संज्ञा की जगह होता है या ये लड़का हटा लेते हैं ना, अगर ये होता कि यह बहुत होशियार है तो क्या है, यह जो उपयोग हुआ है वो किसकी जगह, संज्ञा की जगह उपयोग हुआ है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम सर्वनाम, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है मोहन ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, है ना। मोहन ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या गुणवाचक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका उत्तमावस्था, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यदि हम तुलना के आधार पर विशेषण को देखें तो तीन प्रकार के हैं ना। फर्स्ट क्या है, प्रथम है मूलावस्था, द्वितीय है उत्तरावस्था, तृतीय है उत्तमावस्था। बोलता है कि मूलावस्था में बेटा किसी भी प्रकार की किसी के साथ तुलना नहीं होती है, उसके सिंपल गुणों के बारे में वर्णन किया होगा, है ना। किसी की विशेषता बताई गई होगी कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अच्छा गाता है, यह ऐसा करता है, वो अच्छा नाचता है ना, अच्छा पढ़ता है, क्या है, वही चीज़ें है ना, कि उसमें किसी के साथ तुलना नहीं की गई है ना। फिर बोलता है उत्तरावस्था बच्चों, है ना। उत्तरावस्था में होगा कि दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, है ना बच्चों। और मूल शब्द, जैसे मूल शब्द एक सुंदर मूल शब्द है ना, मूल शब्द सुंदर है ना, तो मूल शब्द है, ठीक है। फिर बोलता है उत्तरावस्था में एक, पहले यदि तुलना की बात करें तो यहाँ कोई भी तुलना नहीं होगी, और दूसरी बात है कि मूल शब्द है ना, उसमें वो मूल जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो मूल होता है, ठीक है। इसमें मतलब इन दोनों में नहीं आएगा, परिवर्तन तो होता है ना, क्योंकि ये क्या है, ये धातु से मिलकर जब भी आपकी चीज़ें बनती हैं ना, तो फिर उसमें परिवर्तन तो देखो होता है ना। तो ये क्या है, मूलावस्था, मूलावस्था मतलब कि इन्हीं से फिर आगे परिवर्तन होगा, है ना। मूल है ये किसी का, है ना, तो फिर इन मूलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर इनसे मिलकर आगे नवीन शब्द जरूर बनेंगे ना। इनके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर नवीन शब्द बनकर एक नया शब्द बन जाएगा ना। जैसे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोलता है कि मूल में दो चीज़ें आपने याद रखनी है ना। एक तो आपकी देखो मूल शब्द होते हैं ना, मूल शब्द ही आगे उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनेंगे, है ना। ठीक है, फिर मूल शब्द में पहले है कि किसी के साथ तुलना नहीं होगी बच्चों, है ना, किसी भी शब्द के साथ तुलना नहीं होगी, उसकी विशेषता होगी किसी व्यक्ति की या वस्तु की ना, सिर्फ उसकी विशेषता बताई गई होगी। फिर उत्तरावस्था में क्या होगा बच्चों, उत्तरावस्था में दो लोगों, है ना, दो लोगों या फिर वस्तुओं के बीच में, है ना, वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी। और सिंपल सी बात है बच्चों, पहले यहाँ क्या था, जैसे सुंदर है आपका मूल शब्द, है ना, तो यहाँ मूल से जब उत्तरावस्था बनेगी, है ना, तो मूल शब्द में क्या है, मूल शब्द के पीछे क्या लग जाएगा जाएगा, जैसे यहाँ भी है ना उत्तर, है ना, तर, ठीक है। इसको जैसे सुंदर है तो सुंदर तर, है ना, ठीक है। अब ये चीज़ है ना, आपको शब्द इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या फिर ऊपर इनके आधार पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। फिर बोलता है तीसरा है बच्चों आपकी उत्तमावस्था, है ना, उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में क्या होगा बच्चों, उत्तमावस्था में होगा तीन या फिर मतलब सभी में से, है ना, सभी में से तुलना, है ना, सभी में से तुलना, ठीक है। अभी आप समझ रहे होंगे इसको। तो यहाँ क्या बोल रहा है, या तो तीन लोगों के बीच में या तीन वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, या फिर संपूर्ण, है ना, किसी एक की संपूर्ण के साथ तुलना हो रही होगी। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या कि मोहन ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देखो परीक्षा हुई होगी तो क्या है, परीक्षा एक बच्चे के बीच में तो हुई नहीं होगी, है ना, बहुत बच्चों के बीच में। अभी 10th प्लस 2 का रिजल्ट भी आया तो क्या है कि उसी को ही मान लेते हैं कि मोहन क्या है, मोहन ने टॉप कर लिया है, तो क्या सब में से हुई है ना, है ना, तो वो किस में आएगा, वो आपका उत्तमावस्था में आएगा, है ना, आपका किस में आएगा, उत्तमावस्था में ना। आपके जो विशेषण हैं उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है, यहाँ से तो प्रश्न पूछता ही है। बोलता है मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी, है ना, मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी। वाक्य में कौन सी क्रिया है, नाम धातु है, प्रेरणार्थक है, सार्वकालिक है, ये सार्व नहीं होगा बच्चे, पूर्वकालिक होगा, है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है। पूर्वकालिक ये सार्वनामिक, माफ़ करना नीचे है जो है ना, यहाँ ये सार्वनामिक है ना, सार्वनामिक क्रिया होगा, और ये पूर्वकालिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी, तो ये किस में आएगा, ये आएगा बच्चों आपका पूर्वकालिक में। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है बच्चों के जब कर्ता किसी एक काम को ख़त्म करके तुरंत किसी और काम को शुरू कर दे, है ना। पहला क्या है, ख़त्म, है ना, एक क्रिया को ख़त्म करके तुरंत, है ना,
तुरंत ही दूसरे कार्य को करना, है ना, दूसरे कार्य को करना। तो यहाँ क्या है, बोलता है कि मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसने ख़त्म कर लिया, हो सकता है कि वो आपका वाक्य भविष्य काल से संबंधित पूछा हुआ है ना, हो सकता है कि वर्तमान से संबंधित पूछा हुआ है ना, हो सकता है कि तीनों प्रकारों में से, है ना, कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में से कैसे भी पूछ सकता है ना। यहाँ सिर्फ मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ऐसे करना है कि क्या है कि वक्ता या कर्ता किसी काम को ख़त्म करके तुरंत दूसरे काम को जब भी करने का वहाँ बोध होगा तो क्या होगा, वो पूर्वकालिक। तो यहाँ क्या है, बोलता है मीना खाना खाकर पढ़ने जाएगी, है ना। तो यहाँ क्या है, खाना खाना और पढ़ने जाना। तो क्या है, पहले कौन सा काम करेगी, खाना खाकर, है ना, खाना क्या है, खाकर, है ना, खाकर क्या करने जाएगी, पढ़ने, है ना, पढ़ने जाएगी। तो यहाँ खाना और पढ़ने के बीच में तो पहला क्या है, ये पूर्वकालिक क्या हो गई आपकी, पूर्व हो गई जो पहले वाली, जो खत्म पहले हो गई, है ना। तो खाकर, खाकर क्या है आपकी क्रिया बच्चों, ये है खाकर पूर्वकालिक, है ना, जहाँ दो क्रियाएं होंगी, एक खत्म हो जाएगी और तुरंत दूसरी में लग जाएगा। तो जो खत्म हो जाएगी क्रिया वो आपकी बच्चों कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया, है ना। और सार्वनामिक, देखो सार्वनामिक तो इसका है नहीं इसमें क्रिया में, ठीक है। फिर बोलता है प्रेरणार्थक। देखो बेटा प्रेरणार्थक क्या होता है, प्रेरणार्थक मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होगी जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। यदि बच्चों प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें ना, प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें तो यहाँ कर्ता स्वयं प्रेरणा स्रोत बनकर खुद कार्य करता है ना, कि अध्यापक पत्र लिखता है ना, अध्यापक पत्र लिखता है तो क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है, क्योंकि खुद अध्यापक पत्र लिख रहा है। फिर द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक में बच्चों अध्यापक खुद काम न करके या कर्ता खुद काम न करके किसी और को काम करवाने के लिए बोलता है ना, किसी और से काम करवाता है, कि अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है ना, फिर लिखता नहीं है, वो लिखवाता है ना। तो ज़्यादा लिखवाना या वाना वाना जैसे या वाता वाता शब्द लगेंगे ना, वो आप उस पर देख सकते हैं कि वाक्य किस हिसाब से पूछा है ना। मतलब सिंपल सी बात होगी कि अगर खुद काम कर रहा है तो प्रथम प्रेरणार्थक है, अगर वो खुद काम न करके दूसरे से करवा रहा है तो क्या है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक है ना। फिर बोलता है बच्चों नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जैसे नाम से ही संबंधित है बच्चों, है ना। नाम धातु क्रियाओं में आपकी जो या तो संज्ञा से बनी होगी क्रिया वो, या फिर विशेषण से, है ना। जैसे संज्ञा से लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, है ना, ठीक है। और आपका विशेषण से गर्म से गरमाना, है ना। ये चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, ये नाम धातु क्रिया में आ जाएगी, ठीक है। बोलता है बच्चा विद्यालय से लौट आया, है ना, बच्चा विद्यालय से लौट आया। वाक्य में क्रिया है तो कौन सी क्रिया है बच्चों, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपकी संयुक्त क्रिया, है ना, आपकी क्या हो जाएगी, इसमें आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, है ना, क्योंकि बच्चा क्या होता कि बच्चा विद्यालय से लौट आया, है ना। तो यहाँ देखो लौटना और आना ये दो, है ना, दो शब्द हैं। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, बोलता है कि जहाँ भी दो क्रियाएं, दो अलग अलग क्रियाएं जब एक साथ हों तो उनको क्या बोलते हैं, उनको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ क्या लौटना क्रिया है और आना क्रिया है, तो यहाँ दो क्रियाएं संयुक्त हो गई, है ना। यहाँ पूर्वकालिक, देखो पूर्वकालिक में क्या है कि एक काम खत्म करके कर्ता तुरंत दूसरे कार्य को करने लगे, है ना। तो वो क्या है, वो पूर्वकालिक जो खत्म करी हुई है वो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। तो बोलते हैं नाम धातु, जैसे मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि संज्ञा से बनी और विशेषण से बनी जो क्रियाएं हैं वो आपके नाम धातु से संबंधित। यहाँ तो देखो दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है इनके साथ। फिर बोलता है सकर्मक क्रिया ना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने पहले भी बोला है कि ध्यान देना है ना, जब भी आप अकर्मक और सकर्मक को करेंगे तो यहाँ देखना कि क्रिया का प्रभाव यदि, है ना, क्रिया का प्रभाव यदि कर्ता के ऊपर पड़ रहा है तो वो सकर्मक है, यदि आपके कर्म पर पड़ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ क्या है बच्चों, है ना, यहाँ देखना है। कुछ बच्चों को लगेगा कि विद्यालय क्या है, विद्यालय कर्म है, तो किस में आ जाएगा ये सकर्मक। तो बच्चे ये बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बच्चा विद्यालय से लौट आया, है ना। तो बच्चा विद्यालय से लौट आया, यहाँ विद्यालय पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ प्रभाव किसके, लौटा कौन, बच्चा, है ना। तो बच्चे के लौटने का प्रभाव किसके, बच्चे के ऊपर ही पड़ा, यहाँ विद्यालय पे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो ये क्या है, ये आपका अगर ऐसे भी पूछा कर्मक सकर्मक में तो ये क्या है बच्चों, ये अकर्मक क्रिया है। ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये वाक्य किसमें है, अकर्मक, है ना, क्योंकि क्रिया का प्रभाव ही नहीं पड़ा है। ऐसे वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर चीज़ें देगा, है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको चीज़ें जरूर देगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चे। बोलता है आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया, है ना। आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया। वाक्य में अव्यय है सूर्य ग्रहण, रहस्य, आज या जान, है ना। तो क्या है इसका, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आज, है ना। आज, तो आज क्या है,
ये आपका क्रिया विशेषण है ना, क्रियावाचक, ये क्या बोलते हैं, कालवाचक है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि आज क्या है, आज कल परसों है ना, अभी, ये क्या है, ये आपके समय को बता रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ देखो सूर्य ग्रहण तो इसमें नहीं आएगा है ना, तो होता है रहस्य है ना, रहस्य का रहस्यों, ये बदल जाएगा है ना। जान क्या है, जानना मतलब क्रिया है ना, ये क्रिया है, तो क्या बचा, बाकी आज आज बचा है ना। तो ये भी कौन सा है, ये आपका कालवाचक है ना, क्रिया विशेषण है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ थोड़ा सा क्राउड हो रहा है बच्चों है ना, तो ये थोड़ा सा अवॉइड ही करना है ना, इसी टाइम ही सबको शोर करना होता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है निम्न में से निपात रहित वाक्य कौन सा है ना। तो निपात रहित वाक्य कौन सा है, उसने उत्तर तक नहीं दिया है ना। तुम भी साथ चले जाना है ना, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा और वह कल ही जाएगा है ना। तो इसमें बेटा आपको पूछा क्या है, निपात रहित है ना, निपात रहित वाक्य, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बच्चा लोग ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि उसने उत्तर तक नहीं दिया, तक है ना, तो किसी बात पर विशेष बल देने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं ना। तो नॉर्मल होता आपका, तो क्या होता कि उसने उत्तर नहीं दिया, तो क्या है, यहाँ क्या है, वो यहाँ किसी बात पर बल देने के लिए कि उसने उत्तर तक नहीं दिया, निपात आ रहा है। फिर बोलते तुम भी साथ चले जाना, जैसे नॉर्मल वाक्य होते तुम साथ चले जाना, फिर यहाँ प्रभाव डालने के लिए तुम भी साथ चले जाना है ना, तो क्या है, इसमें निपात आ रहा है, ठीक है। फिर बोलता है वह कल ही जाएगा है ना, वो कल जाएगा, नॉर्मल होता तो वो कल जाएगा, सामान्य होता तो कल जाएगा है ना, तो कल ही जाएगा, कि उसको कंपलसरी है कि वो कल ही जाएगा। यहाँ क्या है, इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा ना, इस वर्ष ही, अगर ऐसा होता कि इस वर्ष ही भरपूर अनाज पैदा होगा तो फिर इसमें आ जाता, पर यहाँ क्या है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो किसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है ना। निपात का अर्थ मैंने आपको बता दिया, किसी बात, वस्तु या व्यक्ति पर बल देने के लिए ना इसका प्रयोग करते हैं ना, किसी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, बात पर बल देने के लिए इसका निपात का प्रयोग किया जाता है। अब बोलता है शचीपति किसका पर्यायवाची है, इंद्र, शिव, कृष्ण या गणपति। तो इसका शचीपति किसका है बच्चों, इसका है, ये है इंद्र का, और इंद्र के बहुत सारे हैं ना, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, समझ गए, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। चंदन का पर्यायवाची कौन सा है बच्चों, मलयज, मंडन, सोम या मरीचि। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मलयज है ना, मलयज, ठीक है। यदि सोम की बात करें तो ये किसका है, ये है आपका अमृत का है ना। मरीच की बात करें तो बच्चों ये किसका है, किरण का है ना। और मंडन की बात करें तो मंडन का अर्थ होता है श्रृंगार है ना, जैसे खंडन का मंडन है ना, खंडन का मंडन है ना, तो मंडन क्या है, वो श्रृंगार से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है कल, केश, गुरु, है ना, तीन शब्द हैं, कल, केश और गुरु। अनेकार्थी शब्दों के उचित विकल्प छांटिए ना। देखो अनेकार्थी दो तरीके के होते हैं, और यहाँ ये वाले भी हैं ना, तो उनको भी याद करना है ना कि अनेकार्थी, एक तो बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं ना, और दूसरा है कि अंश है ना, एक अंश होगा एक अंश होगा, ठीक है। तो उनको भी अनेकार्थी, वो भी अनेकार्थी, दोनों को अनेकार्थी बोलते हैं। तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे है ना, मैं उनके नोट्स भी भेज दूंगा, अभी थोड़ा सा काम चला है इसका है ना, तो जैसे ही वो हो जाएगा है ना, क्योंकि बुक से, ऑथेंटिक बुक से ही देखनी पड़ेंगी चीज़ें है ना, तो जैसे ही हो जाएंगी मैं उनको भी आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा, सभी बच्चों के लिए भेज दूंगा, नंबर आपके पड़े हैं मेरे पास है ना, तो मैं सभी के लिए वो भेज दूंगा, आप बस पढ़ने का काम करिए, ठीक है। तो बोलता है कल, ये कल, केश और गुरु है ना, अनेकार्थी शब्दों के उचित विकल्प छांटिए। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, कल का मतलब, कल क्या होता है, ये बीता हुआ कल, बाल और बड़ा, या फिर सुंदर, बालक, अध्यापक, या फिर कार्य, किरण, बृहस्पति, या बाल, मशीन और निशान। तो इसका क्या है बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कल का मतलब क्या है, बीता हुआ कल है ना। केश का मतलब क्या होता है, बाल होता है ना। और गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा है ना, गुरु बड़ा है ना, गुरु का लघु है ना, विलोम शब्द इसका पूछे तो लघु है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है अंगूठा चूमना का अर्थ है ना। अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है, इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना, या फिर खुशामद करना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चा लोग खुशामद करना है ना। अंगूठा चूमना का अर्थ होगा खुशामद करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलता है गागर में सागर भरना का अर्थ है ना, बहुत बार पूछा गया, आई थिंक आप तो, आपको याद ही होगा है ना, ये तो आप इजीली, आपको हो ही जाएगा याद है ना, कि बहुत बार पूछा गया है ये,
है ना, तो आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलता है गागर में सागर भरना का अर्थ है, तो क्या है, सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक शब्दों में ये थोड़े शब्दों में अधिक कहना है ना, उसको बोलते हैं गागर में सागर, है ना। देखो सागर कितना बड़ा है तो उसको हम गागर में भर रहे हैं, कि मतलब ये देखो उक्ति ज़्यादातर हमारे हिंदी साहित्य की बात करें, है ना, तो एक बिहारी जी कवि हैं ना, जिनके दोहे बड़े प्रचलित हैं। उनके दोहों के विषय में कहा जाता है, एक उक्ति बड़ी प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, है ना। तो उसी के संदर्भ में ही ये उक्ति बड़ी सटीक बैठती है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है मृदुल का विलोम शब्द, है ना, मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। तो इसका क्या हो जाएगा, मृदुल का हो जाएगा बच्चों रुक्ष, है ना। मृदुल का क्या हो जाएगा, रुक्ष। अब बोलता है उपमान का विलोम क्या होगा, उपमान का विलोम क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा उपमेय, है ना। उपमेय, देखो बच्चों इसमें क्या है, उपमान का अर्थ होता है आपके तुलना, तो ये तुलना से संबंधित ही है ना। उपमान का क्या हो जाएगा, उपमान का उपमेय हो जाएगा, है ना। पढ़े होंगे, है ना, तो उपमा अलंकार के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं ना। तो देखो उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिसके बारे में बात की जा रही है ना, जिसके बारे में बात की जाती है वो उपमेय है, और जिसके साथ मतलब कि जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय है, और जिसके साथ तुलना की जा रही है वो उपमान है। जैसे राधा का मुख, है ना, बोलता है राधा का मुख, मुख है ना, चंद्रमा के समान है ना, किसके समान है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों यहाँ आपने देखना है कि बोलता है कि राधा का मुख, तो किसकी बात हो रही है, राधा की हो रही है ना, राधा की बात हो रही है। ठीक है, कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, किसके समान है, चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा क्या है, यहाँ है उपमान। तो यहाँ आपने बात गौर की होगी कि दोनों को क्या समानता बताई गई है ना, दोनों की समानता बताई गई है। तो विलोम शब्द में क्या होगा, विलोम शब्द में बेटा आपके क्या बताई गई होगी, आपकी बराबरी ही है ना, दोनों को बराबर ही बताया गया होगा, है ना। जैसे दिन है, दिन का रात है, माता का पिता है ना, तो क्या है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, दोनों का महत्व बराबर ही है ना। जैसा दिन का महत्व है वैसा ही रात का महत्व है। और यहाँ बच्चे बहुत सारी किताबों में व्यतिरेक दिया गया है। तो देखो व्यतिरेक का क्या होता है कि उपमेय को उपमान से ज़्यादा बताना, है ना। यहाँ इसको सबसे ज़्यादा बताएगा और इसको निकृष्ट बताएगा, है ना, कि राधा के मुख की बराबरी ये बापूरा रंक, जैसे एक उक्ति ले लेते हैं कि बापूरा रंक चंद्रमा क्या करेगा, क्योंकि इसके खुद के ऊपर दाग है ना। तो क्या है, यहाँ उपमेय को ज़्यादा बताया जा रहा है, और व्यतिरेक में क्या होता है, व्यतिरेक में उपमेय को ज़्यादा बताया गया होता है और उपमान को कम बताया गया, निकृष्ट बताया गया होता है। तो इसमें नहीं, ये नहीं होता है ना, दोनों विलोम में बराबर ही होते हैं ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए इसको, है ना, उपमान और उपमेय को। तो यहाँ व्यतिरेक मत करना गलती से भी, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है क, इनके यहाँ बच्चों नुक्ता जरूर लगा देना सबके, है ना। बोलता है क ख, ये ख भी होगा एक, है ना, ये क ख ग ज फ, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। क ख ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं ना, संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, और दक्षिणी भाषाओं की। तो इसकी क्या है बच्चों, ये अरबी फारसी की आपकी ध्वनियाँ हैं ना। जैसे गज़ल आप सुनते होंगे, है ना, इनको क्या है, जैसे क है ना, क नॉर्मल है तो क ख, है ना। अगर इनका उपयोग करते हैं बच्चों, ये क्या है, ये ख को ख नहीं बोलेंगे, फिर ख बोलेंगे ना, ख, नुक्ता, इसको नुक्ता बोलते हैं ना। जब भी नुक्ता लग जाता है तो उसको ख नहीं ख बोलते हैं ना। जैसे आप उर्दू फारसी जो भी आपने गज़ल या फिर शेर व शायरी सुनी होगी, तो उसमें आप इसका भरपूर उपयोग होता हुआ सुनते होंगे या देखते होंगे, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो जो बच्चों आपकी क्ष ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आएगी, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण। तो ये किस में आएगी, आपकी संयुक्त। संयुक्त क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि संयुक्त क्या होता है, जब भी आपने व्याकरण पढ़ना है तो उनके शब्दों को समझने की कोशिश करनी है। रट्टे मारेंगे तो गलत करेंगे क्वेश्चन, पर समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नों में ही उसका उत्तर छिपा होता है। यहाँ बोला है कि क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त। संयुक्त मतलब सम प्लस युक्त, माने दो अलग अलग ध्वनियों से, संयुक्त होता है दो ध्वनियों और दो भी अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बनने वाली। तो देखो क्ष, क्ष किससे मिलकर बना है, क्ष मिलकर बना है क प्लस श, है ना।
ये है ना, क प्लस श से मिलकर बना है। तो क्या है, ये संयुक्त है, दो अलग अलग ध्वनि है ना, इन्हीं को ही विजातीय भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अलग जाति है, इसकी अलग जाति है, तो दोनों से मिलकर जो आपका क्ष बना है ना, क्ष, ये विजातीय, माफ़ करना, इसे नहीं बोलते हैं, वो तो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ संयुक्त ही बोलते हैं ना। वो आपके स्वर हैं ना, सजातीय और विजातीय, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है ना। तो इसको ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन है ना ऐसा कि भाई सजातीय विजातीय, क्योंकि सजातीय विजातीय आपके स्वर ही हैं। चलो अब वो बात चली है तो मैं उनको स्वरों को भी कर देता हूँ ना, नहीं तो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखो, आपको अगर पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पूछे तो बेटा 3 है ना। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, है ना। ठीक है, ये गाय को भी मुझे लगता है कि व्याकरण अच्छा लग रहा है ना, वो भी बड़ी देर से क्लासेस में हाजिरी दे ही रही है ना। ठीक है, बोलता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, है ना, इन्हीं को बेटा सजातीय बोलते हैं, इनको संयुक्त नहीं बोलते। मैंने क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये जो बड़ा आ है ये क्या है, अ प्लस अ से मिलकर बना है, क्योंकि ये एक ही जाति से संबंधित है ना। दो वर्ण तो हैं पर क्या है, एक ही जाति, मतलब सजातीय, इसीलिए इन्हें सजातीय भी बोलते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पूछे या फिर सजातीय वर्ण पूछे तो 3 है ना। अब देखो संयुक्त क्या होता है, संयुक्त होता है दो अलग अलग जातियों से मिलकर बनने वाले शब्द है ना, उन्हीं को विजातीय भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं और कौन कौन से, तो संयुक्त स्वर पूछे तो 4 हैं। कौन कौन से, ए ओ, है ना। ठीक है, जिसने वर्णों वाली वीडियो नहीं देखी तो बेटा वो वर्णों वाली वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, और मुझे लगता है कि वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑथेंटिक किताब से बनाया हुआ है। और देखो मेरी MA है हिंदी में, है ना, तो मैंने अच्छे से ही पढ़ा है, डीपली ही सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं ना, तो आपको अच्छी सी ही अच्छा ही कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चे। बोलता है पके हुए अन्न की भिक्षा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, मधुकरी, दुर्घर्ष, लोमश, दुर्भिक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका हो जाएगा मधुकरी, पूछा गया प्रश्न है ना, इसका क्या हो जाएगा, मधुकरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। और बाकी देखो जो आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आपके देश और उनसे उनकी राजधानियाँ हैं, वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको करवाने की कोशिश की गई है, तो उसको भी देख लेना। 1-2 क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल में वहाँ से भी पूछेगा, है ना। बाकी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। सीताराम।